that it is providing something which is very valuable to the society. So you should also think about कि आपका जो रिसर्च है वो सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. मैं एक बार रुकना चाहूंगा, एक सेकंड. आपको सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तक कोई इशू नहीं आया ना आपको? No, sir, not at all. No, sir, you're completely audible. Okay. I'll proceed. Okay. So अब बात आती है कि थर्ड चीज के ऊपर कि लिटरेचर रिव्यू हम करें कैसे. तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लाइब्रेरी डाटाबेस हमारे पास कि एकेडमिक डाटाबेस जैसे पबमेड हो गया, स्कोपस हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया. तो ये कुछ डाटाबेसेस हैं जहां पे जाके, शोध गंगा हो गया जहां पे अगर आप थीसिस पढ़ना चाहते हैं तो आप थीसिस पढ़ सकते हैं. तो वहां पे जाके सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि रिसर्च पेपर लोगों ने लिखे कैसे हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हुई है. तो सबसे पहले तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप हैबिट डाल लीजिए. आई वांट से कि एटलीस्ट ट्राई टू रीड वन पेपर इन ए वीक एटलीस्ट. आई वुड से कि कम से कम 2-3 पढ़ सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शुरू में उसका जो लैंग्वेज है शायद आपको ग्रेस्प करने में थोड़ा मुश्किल होगा. रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट क्या है, उसमें कंक्लूजन क्या दिया है, फ्यूचर रिसर्च क्या है, गैप क्या है. तो ये सब चीजें धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिसर्च में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आपको आखिर में करना तो पड़ेगा वही. तो इट इज बेटर टू बिफोर अप्लाइंग इवन टू द रिसर्च, आई थिंक इट इज बेटर टू रीड मोर एंड मोर पेपर्स. सेकेंड थिंग, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आप जाके देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं. कुछ पर्टिकुलर जर्नल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब आपने मंथली या क्वार्टरली जो जर्नल आ रही है उसको आपने मंगवाना चालू कर दिया तो यू विल गेट टू नो कि किस फील्ड में क्या रिसर्च चल रही है. और ऑनलाइन लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज है. देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, बट आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन द रेलिवेंट वन. सो दीज आर मोर, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं. उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट गूगल स्कॉलर है. गूगल स्कॉलर में अराउंड 99% ऑफ द पेपर्स विच आर देयर ऑनलाइन, मतलब दुनिया के लगभग 99% पेपर जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चाहे वो स्कोपस पे हो, चाहे वो वेब ऑफ साइंस के ऊपर हो, चाहे वो टेलर एंड फ्रांसिस के ऊपर हो, वो आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाएंगे, क्योंकि गूगल स्कॉलर हैज अ टाई अप विद एवरीवन. सो वन और द अदर वे यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल स्कॉलर एंड राइट द टर्म for which you are researching. One more thing that you can do that I haven't written in my presentation is this, that there are certain papers, कुछ पेपर्स होते हैं जिनको जो लिटरेचर रिव्यू पेपर होते हैं, उनका पेपर का मतलब टाइटल ही होता है लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू पेपर्स और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर, which is the new thing which came in. Basically this is not a new thing, but the rules and regulation has came recently only कि एक सिस्टमैटिक किसी इंसान ने पिछले 15-20 साल की जो रिसर्च है या 5 साल की जो रिसर्च है उसको सिस्टमैटिक वे के अंदर एक सिंगल पेपर के अंदर उसने सम अप किया हुआ है. तो इन दैट पर्टिकुलर पेपर ओनली यू विल गेट टू नो कि किस चीज के ऊपर रिसर्च करने की रिकमेंडेशन दी गई है. आप अपना टॉपिक पता है किस चीज कैसे डिसाइड कर पाएंगे, आप अपना टॉपिक इस तरीके से डिसाइड कर पाएंगे. जैसे 2022 में एक पेपर आया है, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने ये सर्च की है बट आई फाउंड दिस थिंग दैट मैं ये नहीं कर पाया, ये पर्टिकुलर चीज मेरे रिसर्च में मिसिंग है. मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर में इस चीज के बारे में रिसर्च होनी चाहिए. फाइंड आउट करना है कि किस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, और वो आपको पेपर्स रीड करने के ऊपर ही समझ में आएगा कि किस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है. अब बात आती है कि डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव. रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है हम कैसे डिफाइन करें जब हम अपना रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं उस समय के ऊपर. तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्मार्ट, इन विच स्मार्ट में एस जो है स्पेसिफिसिटी है, कि मतलब आपको ये नहीं है कि अंडर द अम्ब्रेला व्हाटएवर इज देयर यू विल राइट एवरीथिंग. मतलब आपको बड़ा ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा. मैं अपने खुद के एग्जांपल लेता हूं मैं अपने रिसर्च का. मेरा जो रिसर्च है दैट इज का एक रिसर्च दैट डजंट डू बिहेवियर. मतलब हमारे विचार और हमारे जो एटीट्यूड है वो चीजों को लेकर कभी कभी बहुत अच्छा होता है, बट हमारा बिहेवियर जो है वो अलाइन नहीं करता. तो देयर इज अ गैप. तो गैप को मैं कैसे फिल करूं?
तो काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से कोशिश की है। मेरा एक थोड़ा तरीका जो है वो अलग है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा साथ साथ में रिसर्च करते समय, कि रिसर्च आज के समय इंटरडिसिप्लिनरी हो चुकी है। मतलब आप सोचे कि आप कॉमर्स में रिसर्च कर रहे हैं, आप सोचे कि आप पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं। आज क्या हो गया है कि हर सब्जेक्ट, जैसे आप पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं और आप कुछ पर्टिकुलर एरा की मतलब पॉलिटिकल पार्टीज या मान लो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो वन और दी अदर यू आर गोइंग इनटू हिस्ट्री एज वेल। आप जो है उसका इतिहास भी उठा के देख रहे हैं। तो हो क्या गया है कि रिसर्च जो है वो काफी एक दूसरे सब्जेक्ट के अंदर घुसने लगी है, या ये कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो चुकी है। तो फर्स्ट इज स्पेसिफिसिटी, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट आप क्या यूज करें, आप क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं, या आप क्या टर्म यूज करें, या किस चीज के ऊपर आप रिसर्च करें। सेकेंड थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज मेजरेबिलिटी। अब इसमें दो बातें आ जाती है। एक रिसर्च होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च, वन इज क्वांटिटेटिव। तीन टाइप की रिसर्च होती है बेसिकली, वन इज क्वालिटेटिव, अनदर इज क्वांटिटेटिव, द थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च व्हिच इज वेरी न्यू इज मिक्स्ड अप्रोच, दैट पीपल करते हैं, तो वो एक मिक्स्ड अप्रोच के थ्रू चलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन पोज कर रहे हैं या क्वेश्चन जो है वो डाल रहे हैं, वो मेजरेबल है या नहीं है, आप वो मेजर कर पाएंगे। मतलब कोई भी आपने मान लीजिए आप किसी भी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास उतना लिटरेचर अवेलेबल, किसी राइटर को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर उसने 2 ही किताब लिखी है तो आप क्या मेजर करेंगे? उस 2 किताब के ऊपर आप थीसिस तो लिख नहीं पाएंगे। तो बेटर ये है कि आपको ये भी चेक करना है कि whether you can do that thing or not, whether it is achievable within the timeline that you have. Like you have at least 3 years. Now maximum they are providing 6 years, and it is a very tough work. It is literally a very tough work to complete your PhD. So you have to decide this thing, that whether whatever you are topic that you have decided, whether it is achievable or not. Fourth thing, which I said in the starting as well, which is whether the topic that you have decided, is it relevant or not, whether it is trying to solve any kind of problem in the society, कुछ कंट्रीब्यूट कर भी रहा है सोसाइटी के अंदर, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग द रिसर्च, जस्ट बिकॉज आप तो कंप्लीट कर लोगे बट उसके ऊपर आगे रिसर्च नहीं होगी, आपको ना कोई साइटेशन मिलेगी, आपका वर्क कोई साइट नहीं करेगा। आप फ्यूचर में किसी को जाके बोलते हो आपने इस बारे में रिसर्च किया, तो आई डोंट थिंक दैट अगर वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है तो पीपल मतलब प्रोफेसर भी सोचेंगे कि मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे कि क्यों किया है, मतलब बेसिकली वो कुछ एडअप नहीं कर रहा। एंड फिफ्थ थिंग इज इट शुड बी टाइम बाउंड, कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको एक कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर? आई थिंक आप यस सर। Yes, sir. हाँ, मैं कुछ ज्यादा तो मैं स्पीड में नहीं जा रहा ना। No, sir. ओके It's all right. ओके, दिस इज थीसिस स्टेटमेंट। अब हाइपोथेसिस होती क्या है? हम रिसर्च के इंटरव्यू में चल जाते हैं, और हमारे समय तो हम बड़े लकी थे कि हमसे इतने टेढ़े सवाल किसने पूछे नहीं। आज इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो चुका है इंटरनेट के ऊपर, और आफ्टर एआई हैज अराइव्ड, आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो यू कैन नॉट थिंक दैट द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। वेदर इवन इन माय इंटरव्यू मेरे को ये पूछा कि व्हाट इज द सर्च, और ये बड़ी अजीब बात है कि हम लोग सब कुछ जान लेते हैं जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं। शायद कभी कभी हम उसके, और मैं लकीली मैं 2 दिन पहले कुछ किताबें पढ़ने का मेरे को शौक था, तो मैं वो स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ रहा था, तो आई हैव कोटेड हिम, सो आई थिंक दैट दे took it in a very good manner and then I got the position. But what is research hypothesis? होता क्या है, जब भी हम चीजें पढ़ते रहते हैं तो पढ़ने के ऊपर हमको समझ में आता है कि ये चीज तो की गई है और ये चीज नहीं की गई, और हमारा दिमाग कुछ बातों को कहता है, हमारा दिमाग कुछ एनालिसिस पे पहुंचता है। जैसे कि आप कहोगे कि इन 2 चीजों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है, दैट रिलेशन हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड, दैट रिलेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स सपोज आई एम टीचिंग, मैं आपको टीच कर रहा हूं अभी कुछ समय के ऊपर, सो व्हाइल टीचिंग यू there's one chances that your knowledge about research has increased, another chances that you don't your मतलब सेकंड थर्ड चीज तो होना पॉसिबल नहीं है कि मतलब कम हो जाएगी आपकी रिसर्च,
का ज्ञान आपका कम हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। द अदर थिंग इज कि कोई मतलब कुछ नया सीखने को नहीं मिला। तो होता क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस दैट वी पोज इन रिसर्च। वन इज नल हाइपोथेसिस, अनदर इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव hypothesis. Null hypothesis is your neutral stance. Neutral stance is जब भी रिसर्च करते हैं तो हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं कि जो भी चीज हुई है उसका कोई ना कोई एक वजह रही है। जैसे मेरे को राहुल भाई ने बोला, राहुल मैंने डिसाइड किया, देन this particular session is going on, so Rahul was the cause for me taking this class. So one or the other way, there's always there might be a relation within two concept or there's no relation. तो हम ये चीज स्टडी करते हैं। अब होता क्या है कि हाइपोथेसिस कहाँ पे काम आती है, जब हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली वी आर रिसर्चिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि दे आर एन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, मतलब हम 4-5 चीजों के बारे में स्टडी करते रहते हैं। तो one thing lead to another thing lead to another, then we have to understand mediation and modulation, that I'm not going into deeper into that. What happens in qualitative study is very subjective in nature. It is not to think about anything which is very anything about quantitative. So उसमें सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट या जिस चीज के बारे में आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे मान लो आप कोई भी नई चीज है उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप कोई रिलेशनशिप नहीं पढ़ रहे, आप उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, तब आपको सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट देना है। जैसे थीसिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जैसे ये दिस स्टडी एम्स टू एक्सप्लोर द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयरगिवर्स ऑफ अल्जाइमर पेशेंट and understand the emotional and psychological challenges they face. So whenever you are exploring one thing, you will pose a thesis statement. When you are already you are trying to explore the relationship between something which has already been studied, जिसकी already study हो चुकी, तो आप hypothesis जो है pose करेंगे। Am I clear to everyone? Hello? Yes, sir. Yes, sir. You are complete. More than clear. Yes. Okay. अब मैं कुछ एग्जांपल्स हैं इसके आपके तो जैसे हाइपोथेसिस का एग्जांपल है रेलेवेंट टू इंडिया ओनली। आई ट्राई टू कम अप विद 4 or 5 सब्जेक्ट्स कि जैसे फर्स्ट हाइपोथेसिस है द यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन इंडिया पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल रिक्लेमेशन। तो ये आप हाइपोथेसिस पोस्ट करके अपनी एक रिसर्च जो है वो आप स्टडी कर सकते हो। आप इंग्लिश लिटरेचर में थीसिस स्टेटमेंट दे सकते हो कि दिस स्टडी एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर रोल इन सेलेक्ट वर्क्स ऑफ इंडियन लिटरेचर फ्रॉम 19th century to the present, so you have to study whatever has been under this phenomena from 19th century till the present date and exploring how societal changes have influenced literary portrayals of women. So this is the thesis statement that you can pose. In political science you can read this particular example which I have given over here, and in history as well. Though I would say that in interviews I'm not saying this, recommending this thing कि don't go with hypothesis and thesis statement. You can go and you cannot go, that is up to you. If you have मतलब आप हो सकता है कि पढ़ते समय आपके 3 या 4 आइडियाज डेवलप हो जाए, तो ट्राई टू हैव मतलब 3 या 4 आइडियाज रखने की कोशिश कीजिए। ये ना पता चले कि सामने वाला पूछे और आप सिर्फ एक टॉपिक जानते हो। आप उसको लगना चाहिए कि यू आर क्यूरियस इन नेचर, कि आप जो है अभी तक मतलब यू हैव डिसाइडेड समथिंग बट inside you have not decided this is going to be the final thing, just because one or the other way your guide is going to tell you that on which topic you have to research one or in the end. So आप हिस्ट्री में इसी तरीके से देख सकते हैं, आप हिस्ट्री की थीसिस पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के रिसर्च पेपर्स जो हैं जो अवेलेबल है उनको पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया होगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप पढ़ते जाएंगे वो अपने आप क्रिकेट जैसे खेलते जाते अपने आप बैट के ऊपर एकदम बॉल आना चालू हो जाती है, तो वो सेम वे है। हिंदी लिटरेचर में जैसे इसमें फोकलोर और ट्रेडिशन के बारे में हिंदी लिटरेचर के अंदर हम लोग हाइपोथेसिस पोज कर सकते हैं, या फिर हिंदी पोएट्री के अंदर भक्ति और सूफी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इसके बारे में हम थीसिस स्टेटमेंट करके नॉर्थ इंडिया के अंदर, मिडिवल नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या उसका योगदान रहा है, तो वो जो है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। संस्कृत के अंदर जो संस्कृत एपिक्स है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं।
कि इंडियन कल्चर और वैल्यूज के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, धर्म का जो है क्या पोर्ट्रेल रहा है हमारे संस्कृत के टेक्स्ट के अंदर, वो हम स्टडी कर सकते हैं. तो दे आर वेरियस काइंड ऑफ टॉपिक, बट व्हेन यू पोज अ टॉपिक, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, शायद मैं बार बार 5-6 बार रिपीट कर चुका हूँ, स्टिक टू द टॉपिक ओनली, डोंट ट्राई टू रीड, मतलब इस टॉपिक के बाद रीड करने की कोशिश ही मत कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में इतना ज्यादा लिटरेचर होगा, शायद वो आप पूरा ही कवर नहीं कर पाएंगे. अब हम बात करते हैं साइटेशन स्टाइल्स की. सो अराउंड 10-12 के आसपास साइटेशन स्टाइल है हमारे यहाँ पे. बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल यूज करते हैं. ये सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इन सब में यूज होती है. इसमें आप देख रहे हैं, देयर इज दिस एग्जांपल, आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये स्मिथ एंड जोन्स 2020. सो स्मिथ एंड जोन्स के बीच में कोमा लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन. मतलब जब हम अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, रिसर्च पेपर जब लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट को जब हम साइट कर रहे हैं, इन टेक्स्ट साइट कर रहे हैं, जब हम अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट या ये जो हम डेफिनेशन ले रहे हैं या ये जो स्टडी है वो किस तरीके से हमको साइट करना है, ये हमको पता चल जाता है. तो इसमें APA के अंदर आप कॉमा देख रहे हैं, MLA के अंदर वो कॉमा नहीं है, पेज नंबर है. शिकागो स्टाइल में अलग टाइप से साइट करते हैं. कोशिश कीजिए कि आप APA और MLA के अंदर जो आई थिंक जनरली एक्सेप्टेड, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी आपके ये जर्नल्स हैं, वो APA और MLA जो है वो स्टाइल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. बाकी मेडिकल के लिए अलग है, लॉ के लिए अलग है, वो आप जो जिस सब्जेक्ट में है वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा और स्टडी कर सकते हैं. अब जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जब अपना प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं तो कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, कि फॉन्ट स्टाइल कोशिश कीजिए कि टाइम्स न्यू रोमन रखें और 12 साइज रखें जो आप पैराग्राफ वगैरह बना रहे हैं, नॉट द टॉपिक विच इज इन बोल्ड. ट्राई टू हैव इट इन टाइम्स न्यू रोमन 12. प्रॉपर लाइन स्पेसिंग कोशिश कीजिए कि अगर 1 का रखा है तो 1 ही रखें, 1.5 रखा है तो उसी में करें. अगर आपकी जो इंस्टीट्यूशन मांग रही है, लेट्स सपोज आपके इंस्टीट्यूशन ने डिमांड की है कि कम अप विद द रिसर्च प्रपोजल विद लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 and with Times New Roman size 10, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो कम से कम हो आपकी. उसके लिए आप ग्रामरली जो सॉफ्टवेयर है आप उसका यूज कर सकते हैं. फोर्थ थिंग जो है कि आपका जो भी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, मतलब ये ना हो कि आप कंक्लूजन पहले देते और आप इंट्रोडक्शन बाद में दे रहे हैं. मतलब जो भी आप कर रहे हैं कि पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर लिटरेचर रिव्यू बताया उसका, फिर आपने रिसर्च प्रॉब्लम बताई, फिर आपने हाइपोथेसिस डेवलप की, तो आपका एक लीनियर प्रोग्रेशन होना चाहिए आपके आर्गुमेंट का. कई बार लोग क्या है कि वो चीजें जो हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं. इवन इन द लिटरेचर, इन द पैराग्राफ दैट दे आर राइटिंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो एक लॉजिकल आर्गुमेंट नजर नहीं आता. Another thing is paraphrase. कोशिश कीजिए उसको पैराफ्रेज करके लिखिए. अगर आप जैसे मान लीजिए कि according to the research that according to research done by Smith and that particular person, what they have found, but try to write it in your own language. Or there is another tool for it which is called as Quillbot. Quillbot is an AI tool which has been used by most of the researchers. QUILLBOT, which will paraphrase on your behalf, so that you can also use just हम AI के बराबरी कर सके. And then provide proper difference between bibliography and reference, which I want to quote, which is bibliography is everything that you have, like you can quote anything which is there. आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई वीडियो देखी, आपने कुछ भी किया, वो बिब्लियोग्राफी के अंडर में आता है. आपके रेफरेंस के अंदर जो आपने इनटेक्स्ट साइटेशन किया, इनटेक्स्ट इन द सेंस कि आपने जो आपका रिसर्च आप लिख रहे हैं, उस रिसर्च के अंदर जिन जिन लोगों को आप साइट किया आपने, वो आपके रेफरेंसेस में आया है. तो रिसर्च पेपर में मोस्ट प्रोबेबली पीपल only cite the references, not the bibliography, but at times people also cite bibliography as well. So these are the things which yeah, I think I was very fast. Sorry, hello.
Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. But it's not visible. Slide was not visible. Which one? Yes, sir. Is it visible Yes, sir, now? now it's visible. Yes, One sir. second. I'll show you the Steps slide. to Okay. keep in mind. You were stuck at one second. Hypothesis slide. आप मेरे को बीच में बोल देते हैं मैं this the citation styles. You can see it now. Yes, sir, it's visible now. Yes, sir, absolutely visible. Yeah, I'll don't worry. I'll send this PPT to Rahul, and Rahul will forward this PPT over to you. And I'll try if in case I can manage some time. मैं कोशिश करूँगा कि अगर जो मैं